प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे शक्ति की अवधारणा अर्थात राजनीति विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। उन अवधारणाओं के अंतर्गत आज हम प्रथम और इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा शक्ति की अवधारणा की बात करेंगे। शक्ति की अवधारणा के अंतर्गत आज हम इसका अर्थ, परिभाषा, लक्षण, स्रोत और प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अर्थात शक्ति की अवधारणा, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषाएं दी गई हैं, इसके क्या स्रोत हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसके कितने प्रकार हैं। हाँ, जो ये लक्षण की बात आती है, लक्षण को वास्तविक रूप में शक्ति की शर्तें भी कहा जाता है या पूर्व आवश्यकताएं भी कहा जाता है। अर्थात ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बिना वास्तविक रूप में शक्ति को शक्ति नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान दें। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं सभी को मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से किसी न किसी रूप में समझाता रहूँगा। तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब देखें शक्ति, पावर। देखो भाई, राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में शक्ति की अवधारणा है। देखो, जब हमने आपको राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण समझाया था, उस समय जब आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं दी गई थी तो उसमें ये कहा गया था कि वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है या राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। मतलब मूल बात यह है कि वास्तविक रूप में जो शक्ति की अवधारणा है ना, वो राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्यों, कैसे, आखिर है क्या, ये समझें। वास्तव में राजनीति हमारे जीवन का ऐसा क्षेत्र है, क्या कह रहा हूं, राजनीति हमारे जीवन का ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं, सभी के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व निश्चित किए जाते हैं। अब जो ये निर्णय है, अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, वास्तविक रूप में इनकी पालना शक्ति के बिना नहीं हो सकती। शक्ति के बिना वास्तविक रूप में व्यवस्था और शांति की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को शक्ति की अवधारणा को समझना अति आवश्यक है। वास्तविक रूप में मैं कहना चाहूँगा यहाँ कि शासन में शक्ति का वही महत्व है जो महत्व गाड़ी में इंजन का होता है। समझ गए होंगे? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वास्तव में जो ये शक्ति की अवधारणा है, इसका जब अर्थ समझा जाता है, मैंने ज़्यादातर लेखकों किताबों में देखा है कि इनमें अधूरी बातें की गई है। हम आपको समग्र रूप में शक्ति की अवधारणा समझाएंगे। तो ध्यान दें, जब शक्ति का अभिप्राय बताया जाता है तो वास्तविक रूप में शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है, मतलब इसका जो तात्पर्य बतलाया जाता है, वह वास्तविक रूप में जब शक्ति का प्रयोग चिर परंपरागत अवधारणा के रूप में किया जाता है, मतलब प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है शक्ति की अवधारणा का, तो वास्तविक रूप में एक चिर परंपरागत अवधारणा के रूप में जब शक्ति का अर्थ बतलाया जाता है तो इसका मतलब होगा दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति। दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति मैं समझाऊंगा। आज की जो ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं वह वास्तविक रूप में शक्ति के इस अर्थ के रूप में ही ले रहे हैं हम। किसके रूप में? दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति के रूप में। वास्तविक रूप में आधुनिक समय में, समकालीन समय में सामाजिक राजनीतिक चिंतकों के द्वारा, किसके द्वारा? सामाजिक राजनीतिक चिंतकों के द्वारा वास्तविक रूप में शक्ति का
दूसरे अर्थ के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया गया है, और वह दूसरा अर्थ है कुछ करने की शक्ति के रूप में। क्या? कुछ करने की शक्ति के रूप में। इसका मतलब यह है कि अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों तक पहुंच। कैसे? जैसे वर्तमान समय में नारीवाद या नारी सशक्तिकरण आंदोलन, इसी के साथ में वास्तविक रूप में गरीब वर्ग के उत्थान से संबंधित जब बातें की जाती हैं, तो इसमें यही बात है कि वास्तविक रूप में जो प्रताड़ित या जिसका शोषण किया जा रहा है, चाहे वास्तविक रूप में पुरुष के द्वारा महिला का या अमीर के द्वारा गरीब का, तो यहाँ शक्ति का इस रूप में प्रयोग किया जाता है कि वास्तविक रूप में जिस वर्ग को सताया जा रहा है, जिसके साथ अन्याय किया जा रहा है, वास्तविक रूप में उसके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाए, ऐसा कुछ किया जाए, ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे कि वास्तविक रूप में उनके साथ अन्याय ना हो। और जब इस रूप में शक्ति का अर्थ बताया जाता है तो उसे कहते हैं कुछ करने की शक्ति के रूप में शक्ति का अर्थ। कुछ करने की शक्ति के रूप में शक्ति का अर्थ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक रूप में आधुनिक समय में शक्ति का जो अर्थ लिया जाता है ना, इन दो रूपों में लिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, पहला है दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति के रूप में शक्ति का अर्थ, नोट कीजिएगा। और दूसरा क्या है? कुछ करने की शक्ति के रूप में शक्ति का अर्थ या अभिप्राय। आज की वीडियो में हम केवल इसका पहला प्रकार ले रहे हैं, जिसको कि वास्तविक रूप में प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में स्वीकार किया जा रहा है। अर्थात प्राचीन समय से ही शक्ति का जो अभिप्राय बताया जा रहा है वह वास्तविक रूप में दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति के रूप में इसका अर्थ बतलाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। अर्थात आज हम केवल जो शक्ति के बारे में बतला रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो केवल दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति के रूप में, इसका क्या अर्थ है उसके रूप में ले रहे हैं। दूसरा जो है कुछ करने की शक्ति के रूप में, शक्ति क्या है इसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। ध्यान दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं चाहता तो सामान्य रूप में शक्ति की परिभाषा अर्थ बता देता, लेकिन न हो, शक्ति की अवधारणा को समग्र रूप में समझना है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि शक्ति के अभिप्राय को हम कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं? दो। दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति के रूप में, जिसका कि आज हम अभिप्राय बताएंगे, और दूसरा क्या है? कुछ करने की शक्ति के रूप में। दो बातें हो गई। तो आज हम किसके बारे में ले रहे हैं? दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति के रूप में शक्ति है क्या? क्या शक्ति है क्या? अब ध्यान दें, देखो भाई, मैं शक्ति की अवधारणा का अर्थ इस रूप में समझाऊंगा कि आपको परिभाषाएं रटने की जरूरत है ही नहीं। आप सामान्य से रूप में इसको समझ जाएंगे कि आखिर शक्ति है क्या चीज, व्हाट इज पावर, शक्ति क्या है। अब समझें, देखो सबसे पहले तो ध्यान दें कि वास्तव में शक्ति को समझें उसके लिए सबसे पहले दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि शक्ति का अर्थ बताएं उससे पहले जरूरी है कि शक्ति के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है। एक व्यक्ति है, एक दल है, एक समूह है। तो फिर वास्तव में हम ये कैसे कहेंगे कि ये व्यक्ति शक्तिशाली है या नहीं, ये समूह संस्था शक्तिशाली है या नहीं? हम ये तभी कह सकते हैं जबकि दूसरी संस्था, दूसरा व्यक्ति या दूसरा समूह या दूसरा राष्ट्र मौजूद हो, और जब दोनों की तुलना की जाएगी तो ही कहेंगे कि भाई ये शक्तिशाली है, शक्तिहीन है। इसका मतलब दो पक्षों का होना जरूरी है। अब समझिए शक्ति है क्या चीज। मैं आपको इसको सामान्य रूप में समझा रहा हूं। क्या भाई दो पक्षों का होना जरूरी है? तो इसके लिए हमने ए नामक व्यक्ति, ब नामक व्यक्ति, क्या कहना मैं मैंने एक संदर्भ लिया है, ए नामक व्यक्ति, ब नामक व्यक्ति, ए नामक समूह, ब नामक समूह, ए नामक राजनीतिक दल, ब नामक राजनीतिक दल, ए नामक देश, ब नामक देश। किसी भी संदर्भ में आप इसका प्रयोग कीजिएगा, इसका अभिप्राय एक ही होगा। और वो क्या होगा कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, मतलब ए नामक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, जब एक समूह दूसरे समूह से, जब एक दल दूसरे दल से, एक संस्था दूसरी संस्था से, एक देश दूसरे देश से अपनी इच्छा के अनुरूप, इसकी इच्छा ना होते हुए भी, दूसरे की इच्छा ना होते हुए भी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाने की जो क्षमता उसके पास में है वह क्षमता ही शक्ति है।
अर्थात वास्तविक रूप में एक व्यक्ति या एक समूह या एक दल या एक संस्था या एक देश दूसरे व्यक्ति, समूह, दल, संस्था, देश से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा लेता है। क्या कह रहा हूं? अपनी इच्छा के अनुसार इसे कार्य करवा लेता है। तो वास्तविक रूप में अ नामक व्यक्ति या देश के पास जो कार्य कराने की क्षमता है वह क्षमता ही शक्ति है। अब वह क्षमता धन की भी हो सकती है, बुद्धि की भी हो सकती है, किसी अन्य की भी हो सकती है, विचारधारा की भी हो सकती है, जो भी है। लेकिन मूल बात यह है, फिर कह रहा हूं भाई शक्ति क्या है समझो। अब शक्ति का प्रयोग चाहे आप दो व्यक्तियों के संदर्भ में करें, दो परिवारों के संदर्भ में करें, दो समूहों के संदर्भ में करें, दो संस्थाओं के संदर्भ में करें, दो देशों के संदर्भ में करें, भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन करेंगे तो वहाँ शक्ति का किस रूप में प्रयोग करेंगे? दो राष्ट्रों के संदर्भ में तो प्रयोग करेंगे। अब फिर समझे, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक देश दूसरे देश, मान लीजिएगा ये भारत हो गया और ये अमेरिका हो गया, ठीक है, समझ गए, ये दो देश हो गए। अब मान लीजिएगा यहाँ किसी भी रूप में हम समूह की बात करते हैं तो यहाँ पर दो समूह भी ले सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे। अर्थात जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक देश दूसरे देश से, एक समूह दूसरे समूह से अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा लेता है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपने अनुरूप परिवर्तित कर देता है, तो दूसरे से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराने की जो क्षमता अ नामक व्यक्ति या देश के पास में है वह क्षमता ही शक्ति है। सीधा सा अभिप्राय है कि अ नामक व्यक्ति या देश ब नामक व्यक्ति या देश से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा लेता है, जबकि इसकी इच्छा नहीं है उस कार्य करने की, लेकिन फिर भी इससे ब नामक व्यक्ति से, ब नामक देश से यदि कार्य करवा लिया जाता है तो वास्तविक रूप में अ नामक व्यक्ति या देश के पास में जो क्षमता है वह क्षमता ही शक्ति है। तो ये शक्ति का सामान्य से अर्थ होगा। मतलब एक व्यक्ति या एक देश दूसरे व्यक्ति या देश से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराने की जो क्षमता रखता है, मतलब दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित या नियंत्रित करने की जो क्षमता उसके पास में है वो क्षमता ही शक्ति है मेरे भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसमें बहुत लंबी बातें हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप सामान्य रूप में समझ गए होंगे। ये तो मैंने एक सामान्य सा संदर्भ दिया था कि इस रूप में, मतलब दूसरे के ऊपर प्रयुक्त शक्ति के रूप में, इस रूप में इसका अर्थ बता रहे हैं। तो इसमें एक बात आ रही है कि भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समूह दूसरे समूह से, एक दल दूसरे दल से, एक देश दूसरे देश से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा लेता है, जबकि दूसरे की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास क्षमता है कि दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर देता है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करा लेता है। और ऐसा जब कराया जाता है तो वह कार्य कराने की जो क्षमता पहले व्यक्ति के पास में है वो क्षमता ही शक्ति है। ठीक है, अब इस अभिप्राय का प्रयोग आपकी मर्जी आए जहां कीजिएगा, सर्वत्र एक ही अर्थ होगा। ठीक है, अब ध्यान दें। अब आइए हम सामान्य रूप में इसका अर्थ बताते हैं। देखो, इसके अर्थ की बात आती है तो वास्तविक रूप में एक विद्वान है मैकाइवर, वो कह रहे हैं कि शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है। अर्थात वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग अनेक पक्षों के संदर्भ में किया जाता है। समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, कौन कह रहे हैं? मैकाइवर। पूछ लिया जा सकता है शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है, किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है। इसके बाद में, अब ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका ये पहला रूप है क्या, दूसरे के ऊपर प्रयुक्त शक्ति के रूप में, तो इसका हम अभिप्राय बता रही है। पूरी जो वीडियो तैयार की जा रही है केवल इस एक पॉइंट्स के आधार पर तैयार की जा रही है कि दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति के रूप में शक्ति का अर्थ। अब ध्यान दें, राजनीति विज्ञान में शक्ति के प्रमुख अर्थ निम्न हैं। अर्थात वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति का जो अर्थ बताया जाता है उस अर्थ का निम्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। हम बिंदु के माध्यम से समझा रहे हैं। नंबर 1 नोट कीजिएगा, बल प्रयोग के रूप में शक्ति। बल प्रयोग के रूप में शक्ति वास्तविक रूप में हमारे भारत की हम बात करें तो प्राचीन समय के अंतर्गत वास्तविक रूप में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में शक्ति का जो प्रयोग बतलाया गया है या जो अर्थ बतलाया गया है वह बल प्रयोग के रूप में बतलाया गया है। ज़्यादा लंबा बताने की आवश्यकता यहाँ पर मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि इस तरीके से चलेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अर्थात बल प्रयोग के रूप में शक्ति का अर्थ बताया जाता है। दूसरा, मानव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में। मानव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिएगा टॉमस हॉब्स की हम बात करें तो टॉमस हॉब्स का कहना है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति की लगातार ये इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है कि वह अपनी शक्ति की वृद्धि करता रहता है, और वास्तविक रूप में यह शक्ति वह तब तक प्राप्त करता रहेगा
शक्ति की इच्छा तब तक रहेगी जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा। किसने कही है? टॉमस हॉब्स ने। इसलिए मानव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में भी शक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सभी व्यक्तियों की इच्छा होती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में शक्तिशाली बने। चलिए तीसरा, शक्ति बल प्रयोग की संभावना है। वास्तविक रूप में देखो, शक्ति के पीछे बल होता है। क्या कह रहा हूं मैं? शक्ति के पीछे बल होता है, मतलब बल स्वयं शक्ति नहीं है, बस इतना ही है कि शक्ति बल प्रयोग की संभावना है। अर्थात वास्तविक रूप में शक्ति के पीछे बल होता है और यहां बल प्रयोग की संभावना भी होती है। इसलिए शक्ति का जो अर्थ बताया जाता है वह बल प्रयोग की संभावना के रूप में ही बतलाया जाता है। 3, चौथा अर्थ है शक्ति व्यवस्था का निहित तत्व है। वास्तविक रूप में किसी भी संस्था के अंतर्गत यदि आपको व्यवस्था की स्थापना करनी है तो बिना शक्ति के वास्तविक रूप में शांति और व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती है, जिसकी कि मैंने वास्तविक रूप में प्रारंभ में ही चर्चा की थी। 5वां अर्थ, शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया है। वास्तविक रूप में शक्ति का जो अर्थ बतलाया जाता है वह एक प्रभाव प्रक्रिया के रूप में बतलाया जाता है कि वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने के रूप में भी किया जाता है। 6, नियंत्रण के अर्थ के रूप में। नियंत्रण के अर्थ के रूप में शक्ति, ध्यान दें, नियंत्रण के अर्थ के रूप में शक्ति, इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में शक्ति का इस रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस रूप में भी इसका तात्पर्य लिया जाता है कि वास्तविक रूप में यह दूसरे अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के रूप में, या एक संस्था के द्वारा दूसरे संस्था के व्यवहार को नियंत्रित करने के रूप में, या एक देश के द्वारा दूसरे देश के व्यवहार को नियंत्रित करने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 7वां, मूल्य के अर्थ के रूप में। ध्यान दें, मूल्य के अर्थ के रूप में शक्ति। देखो, वास्तविक रूप में मूल्य के अर्थ के रूप में शक्ति के प्रयोग की बात आती है तो वास्तविक रूप में यहाँ 2 बातें होती हैं, यथार्थवादी मूल्य, आदर्शात्मक मूल्य। अब यथार्थवादी मूल्य की बात आती है तो वास्तविक रूप में यथार्थवादी मूल्य के रूप में मैकियावली और हॉब्स ने इसका प्रयोग किया है, और आदर्शवादी मूल्य के रूप में बात आती है तो आदर्शवादी मूल्य के रूप में कहा जाता है कि वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग न्याय और शांति की स्थापना के लिए किया जाना चाहिए। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ यथार्थवादी मूल्य के रूप में शक्ति स्वयं अपने आप में साधन बन जाती है, जबकि आदर्शवादी रूप में शक्ति अपने आप में साध्य बन जाती है। ज़्यादा डिटेल्स की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 7वां क्या है? मूल्य के अर्थ के रूप में शक्ति। अर्थात ये 7 बिंदु ऐसे हैं जिनके आधार के रूप में आप ये कह सकते हैं कि शक्ति का इन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। 7 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटो, समझ गई होंगी। तो ये 7 बिंदु आप नोट कीजिएगा कि शक्ति का किस किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं। पहला पार्ट तो क्या हो गया यहाँ? शक्ति का अर्थ सामान्य से रूप में। ठीक है, मैंने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि शक्ति है क्या चीज। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट क्या है? परिभाषाएं। अब शक्ति की कुछ परिभाषाएं लें जो कि एग्जाम में किसी न किसी रूप में कंपटीशन में पूछी जाती हैं। ठीक है, स्नातक स्तर के विद्यार्थी, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी ये कंप्लीट नोट्स तैयार करें अपने, और कंपटीशन वाले हैं वो भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात ठीक से आप समझ जाते हैं तो किसी भी रूप में प्रश्न पूछें, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अब परिभाषाएं देखिए, परिभाषाओं में ध्यान दें। अब चाहे कितने विद्वानों की परिभाषा, भाई कितने विद्वानों की परिभाषा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ प्राचीन समय से इस शक्ति का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। मैंने जब ये कह दिया है कि वास्तविक रूप में कौटिल्य का अर्थशास्त्र का अध्ययन करें तो वहाँ वास्तविक रूप में इसका प्रयोग किया गया है। अर्थात वहाँ वास्तविक रूप में राजनीति को दंड नीति कहा जाता है, और राजा के द्वारा दंड को धारण किया जाता है उसको दंडधर कहा जाता है। तो वास्तविक रूप में शक्ति का दंड के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके बाद मैकियावली के द्वारा इसको प्रयोग किया गया है, हॉब्स के द्वारा प्रयोग किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो हांसे मार्गेंताओं के द्वारा इसको प्रयोग किया गया है। जैसा कि हांसे मार्गेंताओं ने कहा है, क्या कहा है कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। क्या? शक्ति के लिए संघर्ष। तो सब कुछ शक्ति को मान लिया उन्होंने, पावर को मान लिया। और सच्चाई भी है कि राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय अवधारणा केवल शक्ति है। मैं ये कह सकता हूं कि वास्तविक रूप में राजनीति की जो धुरी है, राजनीति विज्ञान की जो धुरी है वो शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। शक्ति के इर्द गिर्द संपूर्ण विषय को समझना पड़ेगा, और आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण को समझना है तो बिना शक्ति के समझा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में इसका अभिप्राय बताया गया है। इसलिए अब ध्यान दें, परिभाषा में सबसे पहली परिभाषा लेंगे रॉबर्ट वायरस्टेड। क्या है? रॉबर्ट वायरस्टेड। नोट कीजिएगा, क्या करें? शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मतलब शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, उसका वास्तविक प्रयोग नहीं है। एग्जाम पूछ लिया जाता है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। किसने कहा है? रॉबर्ट वायरस्टेड ने। दूसरी परिभाषा
कार्ल जे फ्रेडरिक, नोट कीजिएगा, कार्ल जे फ्रेडरिक क्या करें, शक्ति एक प्रकार का मानवीय संबंध है। क्या शक्ति एक प्रकार का मानवीय संबंध है? आपके सामने है इधर, अनामक व्यक्ति बेनामक व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा रहा है, संबंधी है ये। मतलब यहाँ शक्ति का प्रयोग दूसरे पक्ष के बिना हो ही नहीं सकता, दो पक्षों का होना जरूरी है भाई, ठीक है। क्या शक्ति एक प्रकार का मानवीय संबंध है, किसने कहा है? कार्ल जे फ्रेडरिक ने। तीसरी परिभाषा नोट कीजिएगा, अर्नोल्ड ब्रस्ट, क्या बोल रहा हूं, अर्नोल्ड ब्रस्ट क्या करें, शक्ति ऐसी क्षमता है। अब देखो, शक्ति ऐसी क्षमता है, उधर मैंने समझा था अनामक व्यक्ति बेनामक व्यक्ति, अनामक देश बेनामक देश, अनामक दल बेनामक दल, अनामक समूह बेनामक समूह, कैसे भी शक्ति ऐसी क्षमता है जो अपनी इच्छा को लागू कर सकती है। ध्यान दें, शक्ति ऐसी क्षमता है जो अपनी इच्छा को लागू कर सकती है और विरोधी की इच्छा को विफल कर सकती है। नोट कीजिएगा, शक्ति ऐसी क्षमता है जो अपनी इच्छा को लागू कर सकती है और विरोधी की इच्छा को विफल कर सकती है। किसकी परिभाषा है? कार्ल जे फ्रेडरिक। तो यहाँ यही तो बात है कि अनामक व्यक्ति बेनामक व्यक्ति से अपनी इच्छा मनवा रहा है और इसका विरोध करते हुए भी अपनी बात मनवा रहा है। अरे भाई, एक ही तो बात है इसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा लेता है, जबकि वो उसका विरोध कर रहा है और फिर भी वह कार्य करा लेता है। तो कार्य कराने की जो क्षमता उसके पास में ना, वो क्षमता ही शक्ति है, ठीक है भाई। अरे भाई, इसको समझ गए तो फिर ये परिभाषाएं हैं क्या? कुछ नहीं है। अब ध्यान दें, आगे चलें, ये क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके बाद में ध्यान दें, कार्ल जे फ्रेडरिक की परिभाषा होगी, अब अर्नोल्ड ब्रस्ट की परिभाषा भी कंप्लीट होगी। इसके बाद में टॉनी की परिभाषा लेते हैं, शक्ति व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के अथवा समूह द्वारा समूह के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार बदलने की क्षमता है। एक ही तो बात आ रही है, ध्यान दें। टॉनी क्या करें? शक्ति व्यक्ति द्वारा, शक्ति व्यक्ति द्वारा, अनामक व्यक्ति बेनामक व्यक्ति, ठीक है। शक्ति व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के अथवा समूह द्वारा समूह के, भाई वही तो बात है ना, अनामक व्यक्ति बेनामक व्यक्ति, अनामक समूह बेनामक समूह, अनामक देश बेनामक देश, समझ गए ना भाई। एक समूह दूसरे समूह से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक देश दूसरे देश से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा रहा है। अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराने की जो क्षमता, वही तो शक्ति है ना। अब देखो, क्या इसमें नई बात आ रही? शक्ति व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के, व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के अथवा समूह द्वारा समूह के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार बदलने की क्षमता है, बस, और क्या है। अरे भाई, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समूह दूसरे समूह से, एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल से, एक देश दूसरे देश से, एक संस्था दूसरी संस्था से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा लेता है। तो कार्य कराने की जो क्षमता, वही तो शक्ति है। और रही क्या? ये एक व्यक्ति में हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया। अब मैं मेरी इच्छा अनुसार इससे कार्य करा लेता हूं, ये विरोध भी कर रहा है, इसके बावजूद भी मेरे पास ऐसी क्षमता है, ज्ञान की क्षमता है, धन की क्षमता है कि मैं इससे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा लेता हूं। तो कार्य कराने की जो क्षमता मेरे पास है ना, वही तो शक्ति है। अब दोनों की तुलना करेंगे, शक्तिशाली कौन हो गया? जिसने अपनी बात मनवा ली है। शक्तिशाली हम हो गए। दो देशों की बात कर सकते हैं, भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत रूस, किसी भी रूप में ले सकते हैं आप। चलिए अगला, मैकाइवर क्या कह रहे हैं? शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों अथवा उनके व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित या निर्देशित करने की क्षमता से है। वही बात आ गई, व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित किया जा रहा है, बस यही तो बात है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को, एक देश दूसरे देश के व्यवहार को, एक समूह दूसरे देश के व्यवहार, एक समूह दूसरे समूह के व्यवहार को, एक संस्था दूसरी संस्था के व्यवहार को नियंत्रित करती है, निर्देशित करती है, विनियमित करती है। तो वह नियंत्रित करने की जो क्षमता, वही शक्ति है, बस, और क्या है। चलिए, मैकाइवर हो गया। अब मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैंने जो समझाने की बात है वो समझा दी है। ये तो मैंने आपके इसलिए नोट किया है कि आप नोट्स तैयार कर सकें, इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। क्या कर रहा हूँ? इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़ेगी। मैंने वास्तविक रूप में जो ये वीडियो तैयार किया, और यही नहीं, प्रत्येक वीडियो इस रूप में तैयार कर रहा हूँ कि मैं विशेषकर ऑल इंडिया में, पूरे भारत में राजनीति विज्ञान से संबंधित जितने भी अच्छे से अच्छे लेखक हैं, उन सब की किताबों का निचोड़ लेते हुए, अपने विचारों को उसमें जोड़ते हुए वीडियो तैयार करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। मैं पूर्ण ईमानदारी से और विश्वास से कह रहा हूं कि कोई भी वीडियो तैयार करता हूं, सर्वप्रथम उसके लिए मैं विशेष मेहनत करता हूं कि कोई बात छूट ना जाए। अरे भाई, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि ऑल इंडिया में जितने भी लेखक हैं, उन सब का निचोड़ लेते हुए वीडियो तैयार कराता हूँ, और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ मैं। तो ध्यान दें, मार्गेनथाउ, जो कि वास्तविक रूप में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो परिभाषाएं दी गई ना, ये तो राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है उस रूप में दी गई। अब यहाँ जो हांस जे मार्गेनथाउ है और एक कैप्लान है,
हांसे, मार्गेंथाउ और कैपला ने जो परिभाषाएं दी है वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विद्वान है। तो मार्गेंथाउ क्या करें, शक्ति में प्रत्येक उस तत्व को सम्मिलित किया जाता है, शक्ति में प्रत्येक उस तत्व को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है तथा उसे बनाए भी रखा जाता है। एक बात आ रही है, दूसरे व्यक्ति, समूह, देश के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित करना, अपनी बात मनवाने की जो क्षमता है वही शक्ति है। बस अभी जितनी परिभाषाएं हैं, क्या इनमें कोई नयापन आया है? नो, हमने जो वो समझा है ना वही सारी बातें। आशा करता हूं शक्ति है क्या चीज़, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, ठीक से आपकी समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, मैं पुनः कह रहा हूं, आज की वीडियो हम केवल एक बात ले रहे हैं, दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति के रूप में शक्ति। क्या कह रहा हूं, दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति के रूप में शक्ति। इसका दूसरा रूप है कुछ करने की शक्ति, जिसके लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे हम। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसके बारे में विद्यार्थियों को तो क्या, बस मैं आगे नहीं बोलूंगा, वास्तव में जानकारी नहीं होती है, केवल इस रूप में शक्ति को समझा दिया जाता है, पीछा छुड़ा लिया जाता है। नो 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 नो, यह अधूरा अर्थ है। अभी तो मूल बात तो मैं ये जो दूसरा इसका बिंदु है, कुछ करने की शक्ति के रूप में शक्ति, इसमें देखेंगे आप वास्तव में है क्या चीज ये, कौन शक्ति, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। भाई मैंने कह दिया ना कुछ करने की शक्ति के रूप में, मतलब यहाँ इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति के द्वारा, एक समूह के द्वारा जो अपनी इच्छा होती है, उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, इसके लिए वास्तविक रूप में ऐसे साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे नारी सशक्तिकरण आंदोलन है, इसी के साथ में निर्धन व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए भी इस रूप में कार्य किया जाए, उनको ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाएं जिससे कि वो वास्तविक रूप में किसी भी रूप में उनका शोषण ना किया जा सके। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं इनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, मगर यहाँ ध्यान रखेंगे कुछ करने की शक्ति के रूप में शक्ति, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो केवल दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति के रूप में मैंने बता दिया शक्ति क्या चीज़ है, समझ गए। अनामक व्यक्ति, वैनामक व्यक्ति, समझ गए, मतलब मूल जो इसका अर्थ है ना वो यही है। ठीक है, अब ध्यान दें, इसके बाद में तीसरा पार्ट ले रहे हैं शक्ति के स्रोत क्या क्या हैं। अब देखो भाई, शक्ति के स्रोत में सबसे पहला स्रोत है ज्ञान, जो कि शक्ति का आंतरिक स्रोत है, आंतरिक स्रोत है। वास्तविक रूप में कोई भी व्यक्ति या संस्था कब शक्तिशाली होगा, जबकि वो बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा। तो वास्तविक रूप में अगर एक व्यक्ति, संस्था, समूह या एक देश के अंतर्गत बुद्धिमान व्यक्ति निहित क्या शक्तिशाली हो सकता है? नो, जैसे कहा जाता है ना कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर, कहा जाता है ना ज्ञान ही शक्ति है। तो वास्तविक रूप में ज्ञान जो है वह शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और आंतरिक स्रोत है। दूसरा, प्राप्तियां उपलब्धियां, प्राप्तियां उपलब्धियों का मतलब होता है संपत्ति की तरफ संकेत है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो कोई भी संस्था हो, कोई भी देश हो, यदि इसके पास अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, आर्थिक दृष्टि से वह कमजोर है, तो कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। और इसी के साथ में वास्तविक रूप उसके पास धन भी है परंतु उसके पास ज्ञान नहीं है तो भी शक्तिशाली नहीं हो सकता है। इसलिए वास्तविक रूप में आर्थिक तत्व के साथ साथ ज्ञान का होना जरूरी है। तो दूसरा क्या होगा, प्राप्तियां एवं उपलब्धियां, दूसरा स्रोत। तीसरा क्या है, संगठन एवं आकार। वास्तविक रूप में यहां देखा जाए तो एक संस्था का जो संगठन है वह संगठन मजबूत है तो शक्तिशाली होगा। आकार की बात आती है तो वास्तविक रूप में जो बड़ा आकार होगा शक्तिशाली होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है बड़ा आकार हो और इसी के साथ में उसमें संगठन नहीं हो तो वह कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसलिए संगठन और आकार एक दूसरे के अनुपूरक हैं। इसका मतलब यह है कि एक संस्था का जो संगठन है वह मजबूत होना चाहिए। जैसा कहा भी जाता है तो संगठन में ही शक्ति है, कहा जाता है ना, संगठन में ही शक्ति है। तो वास्तविक रूप में एक संस्था या देश का जो संगठन है मजबूत होना चाहिए, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। इसी के साथ में जो संस्था है उसका आकार बड़ा हो, ये तो सत्य है, बड़ा आकार शक्तिशाली होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बड़ा आकार हो और उसमें संगठन कमजोर हो, शिथिल हो, मजबूत संगठन नहीं हो तो वह कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। वास्तविक रूप में एक संस्था तभी शक्तिशाली हो सकती है जबकि उस संस्था का संगठन मजबूत हो और आकार भी बड़ा हो। ठीक है, इसके बाद में चौथा स्रोत है सत्ता। सत्ता भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कैसे? वास्तविक रूप में एक कमजोर व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति भी यदि सत्ता प्राप्त कर लेता है तो वह शक्तिशाली बन जाता है। ठीक है, पांचवा क्या है, विश्वास, विचार एवं कार्य। आप देखो, विश्वास, विचार एवं कार्य ये भी वास्तविक रूप में शक्ति का स्रोत है। कैसे? एक व्यक्ति या संस्था, क्या कह रहा हूं मैं, एक व्यक्ति या संस्था जब उस संस्था या उस देश के अंतर्गत जो विचार हैं, विश्वास हैं
उनके अनुरूप कार्य करता है तो भाई वो शक्तिशाली होता है। मतलब वास्तविक रूप में एक देश के अंतर्गत जो विचार और विश्वास है उनके अनुरूप एक व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है तो वो शक्तिशाली बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोहनदास करमचंद गांधी जी वास्तविक रूप में हमारे यहाँ जो विश्वास और विचार थे उनके अनुरूप वो कार्य कर रहे थे, इसलिए वो शक्तिशाली बने थे। ठीक है, अब ध्यान दें। छठा क्या है? परिस्थितियां। वास्तविक रूप में परिस्थितियां भी शक्ति का स्रोत है। भाई कैसे? देखो, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो एक व्यक्ति या संस्था या देश शक्तिशाली बनता है, और परिस्थितियां यदि प्रतिकूल है तो क्या होगा? एक व्यक्ति, संस्था या देश शक्तिहीन हो जाएगा। कैसे? मैं उदाहरण दे रहा हूं। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका महाशक्ति बन बैठा, तो परिस्थितियां उसके अनुकूल हो गई। किसके अनुकूल? संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुकूल। तो यहां मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि वास्तविक रूप में परिस्थितियों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि परिस्थितियां अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, और परिस्थितियों के अनुसार ही वास्तविक रूप में एक व्यक्ति, संस्था या देश शक्तिशाली या शक्तिहीन होता है। इसलिए मेरे मुन्नों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिस्थितियां भी शक्ति का स्रोत है। शक्ति कितने स्रोत हो गए? 6 स्रोत हो गए। आपसे एग्जाम में किसी रूप में पूछा जा सकता है। क्या करो? आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जाए आपका आंसर गलत नहीं होगा। कितने स्रोत हो गए? 6 स्रोत। किसके? शक्ति के। ठीक है, चौथा पार्ट लेते हैं इसका, शक्ति की विशेषताएं, लक्षण एवं प्रकृति। अब ध्यान दें, शक्ति की विशेषताएं, लक्षण एवं प्रकृति। अब देखो भाई, शक्ति की विशेषताएं, अब जब हम इसका अर्थ समझ गए हैं तो फिर विशेषताओं में तो दिक्कत ही नहीं, विशेषताएं आएंगी कहां से? देखो, जब किसी भी अवधारणा का अध्ययन करते हैं और अवधारणा का अभिप्राय हमारी समझ में आ जाता है तो विशेषताएं उस अभिप्राय में से ही निकलेंगी। मूल संकल्पना, मूल अवधारणा जो होती है उसका अर्थ हम समझ जाते हैं तो उस अर्थ में से ही विशेषताएं निकलेंगी, लक्षण निकलेंगे, बाहर से कहीं नहीं आएंगे। तो अर्थ हमने ठीक से समझा दिया। इधर भी देख सकते हैं आप, अनामक व्यक्ति, बेनामक व्यक्ति, इससे समझ सकते हैं और इसके आधार पर सारे लक्षण भी निकल जाएंगे। लेकिन ध्यान दें, देखो, शक्ति की जो विशेषताएं हैं, लक्षण है, प्रकृति है, वास्तविक रूप में इनको शक्ति की शर्तें भी कहा जाता है या शक्ति की पूर्व आवश्यकताएं भी कहा जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक वास्तविक रूप में उसे शक्ति नहीं कहा जा सकता। समझ गए ना? ठीक है, अब ध्यान दें, आपसे पूछ ले जाए शक्ति की 3 पूर्व आवश्यकताएं बताइए तो आप यही लिखेंगे। ये पूछा जाए शक्ति की कोई 3 शर्तें बताइए, यही लिखेंगे। ये पूछा जाए शक्ति के 3 लक्षण, यही लिखेंगे। ये पूछा जाए शक्ति की 2 विशेषताएं, यही लिखेंगे। या निम्न में से शक्ति की कौन सी महत्वपूर्ण लक्षण विशेषता है, इनमें से छटनी करनी होगी। ठीक है, मतलब इनमें से एक दे दिया जाएगा, बाकी छोड़ दिया जाएगा। तो पहला लक्षण क्या है? शक्ति संबंधात्मक होती है। नोट कीजिएगा, शक्ति संबंधात्मक होती है। इसका मतलब ये है कि शक्ति का प्रयोग दूसरे पक्ष के संदर्भ में किया जा सकता है। मैंने बता दिया ना भाई, शक्ति मान लीजिएगा अनामक व्यक्ति है या अनामक समूह या अनामक देश अकेला है तो हम कैसे कहेंगे शक्तिशाली या शक्तिहीन है? भाई दूसरे के संदर्भ में तुलना करेंगे तभी तो कहेंगे ना शक्तिशाली है या नहीं है। तो इसलिए शक्ति क्या होती है? संबंधात्मक होती है। मतलब शक्ति का प्रयोग 2 पक्षों के रूप में ही हो सकता है, अकेले के रूप में इसका प्रयोग नहीं होगा। मैंने ठीक से समझा दी ये बात। दूसरी विशेषता क्या है? अन्य शक्तियों की आवश्यकता। अब इसका मतलब क्या हो गया कि वास्तविक रूप में देखा जाए यहां तो शक्ति के लिए अन्य शक्तियों की भी आवश्यकता होती है, जैसे सैनिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, धार्मिक शक्ति है, इन सभी की आवश्यकता होती है। और वास्तविक रूप में ये सभी शक्तियां एक दूसरे की विरोधी नहीं होती है, बल्कि वास्तविक रूप में ये सभी शक्तियां एक दूसरे की सहयोगी होनी चाहिए। अर्थात ये डिपेंड इस बात के ऊपर करता है कि ये सभी शक्तियां यदि एक दूसरे की सहयोगी हैं तो वास्तविक रूप में वह संस्था या वह देश शक्तिशाली होगा, और यदि ये सभी शक्तियां एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, तो वह संस्था या देश शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसलिए यह भी इसका लक्षण बन गया कि अन्य शक्तियों की आवश्यकता होती है। तीसरा, वास्तविक शक्ति तथा संभावित शक्ति। अब देखो, वास्तविक शक्ति तथा संभावित शक्ति, इसका मतलब क्या है? जब एक संस्था के द्वारा वास्तविक रूप में या एक समूह के द्वारा, एक दल के द्वारा वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वास्तविक शक्ति है। और वास्तविक रूप प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि संभावना है कि शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो वो क्या होगा? संभावित शक्ति होगी। ठीक है, इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेषकर किया जाता है। चौथा, शक्ति औचित्य के गुण वाली होती है। क्या कह रहा हूँ? शक्ति औचित्य के गुण वाली होती है। देखो ध्यान दें, यहाँ वास्तविक रूप में ये बात सत्य है कि शक्ति के पीछे बल होता है, लेकिन शक्ति औचित्य के गुण वाली होती है। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ मैं कहना चाहूँगा
कि शक्ति के पीछे किसी न किसी रूप में वैधता होती है, जन सहमति होती है। और जब जन सहमति होती है, या मैं ये कहूँ कि शक्ति को जब जनता का समर्थन मिल जाता है तो वास्तविक रूप में वह ही एक प्रकार से सत्ता बन जाती है। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में जो शक्ति है उसके अंतर्गत वैधता का गुण होता है, जन सहमति का गुण होता है, अत्याचार के रूप में लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए शक्ति औचित्य के गुण वाली भी होती है। अब यहाँ वास्तविक रूप में औचित्यता है तभी इसके रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पांचवा लक्षण क्या है? शक्ति का निरंतर संचय जरूरी है। क्या कह रहा हूँ? शक्ति का निरंतर संचय जरूरी है। भाई एक व्यक्ति हो, संस्था हो, समूह, दल हो, देश हो, क्या आज जो शक्ति उसके पास है बस वहीं तक सीमित हो जाए, आगे शक्ति की वृद्धि ना करे? नो, चाहे एक संस्था हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे एक देश हो, लगातार शक्ति का संचय करता है, वृद्धि करता रहता है, करता है या नहीं? और वास्तविक रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका जिक्र किया था कि एक राजा को लगातार अपनी शक्ति की वृद्धि करते रहना चाहिए। तो वास्तविक रूप में शक्ति का निरंतर संचय जरूरी है। अर्थात ये नहीं होना चाहिए कि आज हमारे पास जो शक्ति है, मान लीजिएगा भारत की हम बात करें और ये कहें कि आज हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हमारे पास ये शक्ति पर्याप्त है और ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम शक्तिहीन हो जाएंगे, अन्य राष्ट्र राज्य शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए वास्तविक रूप में शक्ति का निरंतर संचय जरूरी है। अब शक्ति का निरंतर संचय जरूरी है तो इस रूप में लगातार जब शक्ति की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक रूप में शक्ति साध्य बन जाती है। और शांति व्यवस्था के लिए जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति साधन बन जाती है। इसलिए आप कहेंगे कि शक्ति साध्य भी और साधन भी है। क्या कह रहा हूं? शक्ति साध्य भी और साधन भी है। तो ये इसका पांचवा लक्षण होगा कि शक्ति का निरंतर संचय जरूरी है, मतलब शक्ति लगातार वृद्धि की जाती रहनी चाहिए। या मैं ये कहूंगा कि वास्तविक रूप में जो शक्ति मौजूद है उस शक्ति की रक्षा की जाए और इसी के साथ में शक्ति की लगातार वृद्धि का प्रयास भी किया जाना चाहिए। और ऐसा सभी के द्वारा किया जाता है, चाहे व्यक्ति ही क्यों ना हो। व्यक्ति के बारे में तो होब्स ने बड़ा अच्छा कहा है कि व्यक्ति तो जब तक जीवित रहता है तब तक लगातार शक्ति की वृद्धि करता रहता है, उसकी इच्छा कभी शांत नहीं होती। उसकी इच्छा तब शांत होती जो वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कितनी अच्छी बात की उन्होंने, किसने? होब्स ने। इसके बाद में इसका पांचवा पार्ट ले रहे हैं, शक्ति के प्रकार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रकार की बात आती है, मैंने यहाँ ज़्यादातर प्रकार आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, इससे बाहर कुछ शेष नहीं रहता है, ध्यान दें। प्रकार की बात आती है तो पहला प्रकार व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि से। देखो ये तो मूल बात है ही कि अ नामक व्यक्ति ब नामक व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करता है या नहीं करता है। मूल तो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाया जाता है। और कार्य कब करवाया जाएगा? जब उसके व्यवहार को परिवर्तित किया जाएगा। तो व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि से एक विद्वान है गोल्ड हेयर एवं शील्स, उन्होंने वास्तविक रूप में शक्ति के 3 प्रकार बतलाए हैं: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। बल का मतलब क्या है? जब वास्तविक रूप में एक संस्था या व्यक्ति के द्वारा बल का प्रयोग किया जाता है तो वह वास्तविक रूप में शक्ति है। दूसरा, प्रभुत्व के रूप में भी, अर्थात वास्तविक रूप में जो अधीनस्थ होते हैं उन अधीनस्थों से अपनी बात मनवाई जाती है, तो प्रभुत्व के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और चातुर्य के रूप में भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। चातुर्य का मतलब ये है छल बल के द्वारा भी अपनी बात मनवाई जाती है, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से अपनी बात मनवाई जा रही है तो उसके लिए बल का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ में प्रभुत्व का प्रयोग किया जाता है, इसी के साथ में चातुर्य का छल बल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि से गोल्ड हेयर एवं शील्स ने शक्ति के 3 प्रकार बतलाए हैं: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। समझ गए होंगे, बल, प्रभुत्व और चातुर्य। दूसरा, औचित्य एवं अनुचित्य की दृष्टि से शक्ति के प्रकार। क्या? औचित्य एवं अनुचित्य की दृष्टि शक्ति के प्रकार। ये जो प्रकार बतलाए मैक्स वेबर ने बतलाए, अर्थात मैक्स वेबर ने वास्तविक रूप में औचित्यपूर्ण शक्ति और अनुचित्यपूर्ण शक्ति के प्रकार बतलाए। ध्यान दें, वास्तविक रूप में मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 प्रकार बतलाए हैं: वैधानिक शक्ति, परंपरागत शक्ति, करिश्मावादी शक्ति। ध्यान दें, मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति कितने प्रकार बतलाई? नोट कीजिएगा, 3: वैधानिक, परंपरागत शक्ति, करिश्मावादी शक्ति। वैधानिक शक्ति का मतलब क्या होगा? जब एक संस्था के द्वारा वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग कानून के आधार पर किया जाता है, कानून की दृष्टि से किया जाता है, कानून रूप में किया जाता है, तो वह वैधानिक शक्ति होती है। जब वास्तविक रूप में एक संस्था के द्वारा शक्ति का प्रयोग परंपरागत रूप में किया जाता है तो उसे परंपरागत शक्ति कहते हैं। जब एक संस्था के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा संस्था के रूप में, या मैं कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा शक्ति का प्रयोग वास्तव में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व और गुण के आधार पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो अधीनस्थ हैं
उस व्यक्ति की बातों को इसलिए मान रहे हैं कि वह चमत्कारिक व्यक्ति है, वह उसका जो व्यक्तित्व है आकर्षक व्यक्तित्व है, इसी के साथ में व्यक्ति गुणवान है, इस रूप में उसके आदेशों का पालन किया जाता है, तो वह क्या होगा, करिश्मावादी शक्ति होगी। आशा करता हूं समझ गए होंगे। क्या मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति कितने प्रकार बताए, 3, वैधानिक, परंपरागत और करिश्मावादी। किसने, मैक्स वेबर ने। ठीक है, वैधानिक कानून रूप में एक व्यक्ति के द्वारा, संस्था के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाए तो वैधानिक शक्ति है। परंपरा के आधार पर ऐसा होता आया है, इस रूप में यदि एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो परंपरागत शक्ति है। जैसे हमारे भारत की बात आए तो यहाँ हम कहेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वैधानिक शक्ति है। ब्रिटेन की बात आए तो वहाँ पर जो राजा के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वहाँ राजतंत्र है, तो परंपरागत शक्ति होगी। और वास्तविक रूप में कुछ आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, जो नेता होते हैं, वो अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व के आधार पर शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसे करिश्मावादी शक्ति कहा जाता है। इसी के साथ में मैक्स वेबर ने अनौचित्यपूर्ण शक्ति का भी एक प्रकार बतलाया, बस अनौचित्यपूर्ण शक्ति का एक प्रकार बतलाया और उसे नाम दिया दमन। वास्तविक रूप में यहाँ पर शक्ति का प्रयोग लोगों का दमन के रूप में किया जाता है, उनको वास्तविक रूप में मैं ये कहूँगा कि कंप्लीटली यहाँ उन व्यक्तियों का दमन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम तीसरा लेते हैं, हम अन्य दृष्टिकोणों से शक्ति के प्रकार। अब ये तो यहाँ दो तो महत्वपूर्ण हो गई, व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि से और इसी के साथ में औचित्य व अनुचित्य की दृष्टि से। एग्जाम में विशेषकर यही पूछा जाता है जो मैक्स वेबर वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अन्य दृष्टिकोणों से भी शक्ति के कितने ही प्रकार बतलाए गए, उनकी भी मैं सरसरी दृष्टि से आपको चर्चा कर रहा हूं। ध्यान दें, अन्य दृष्टिकोण शक्ति के प्रकार नंबर 1, दृश्य में अदृश्य। जब शक्ति का प्रयोग दृश्य रूप में, प्रकट रूप में किया जाता है तो दृश्य शक्ति है। जब अदृश्य रूप में, अप्रकट रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तो अदृश्य शक्ति है। दूसरा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शक्ति। प्रत्यक्ष इसका मतलब जब डायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्यक्ष शक्ति है। जब अप्रत्यक्ष रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो अप्रत्यक्ष शक्ति है। जब शक्ति का प्रयोग, तीसरा औपचारिक एवं अनौपचारिक। जब शक्ति का प्रयोग औपचारिक रूप में किया जाता है तो उसे औपचारिक शक्ति कहते हैं, जब अनौपचारिक रूप में किया जाता है उसे अनौपचारिक शक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारे भारत की बात आती है तो वास्तविक रूप में यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह औपचारिक शक्ति, और प्रधानमंत्री के द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह अनौपचारिक शक्ति होगी। ठीक है, चलिए अगला, दमनात्मक एवं अदमनात्मक शक्ति। चौथा है दमनात्मक एवं अदमनात्मक शक्ति। जब शक्ति का प्रयोग दमन के रूप में किया जाता है, व्यक्तियों को प्रताड़ित किया जाता है, वास्तविक रूप में व्यक्ति को परेशान किया जाता है, ऐसी रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है उसे दमनात्मक शक्ति कहते हैं। और इसी के साथ में जब व्यक्तियों का दमन नहीं किया जाता है बल्कि सामान्य रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो इसे अदमनात्मक शक्ति कहते हैं। पांचवा है संभाव्य एवं वास्तविक शक्ति। जब शक्ति का प्रयोग संभावना के रूप में किया जाता है, अर्थात ऐसा लगता है कि वास्तविक रूप में तो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा रहा है लेकिन वह शक्ति का प्रयोग कर सकता है, उसे संभाव्य शक्ति कहते हैं। वास्तविक शक्ति का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला है छठा, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय शक्ति। एक पक्षीय शक्ति का मतलब ये है कि जब एक पक्ष के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो एक पक्षीय शक्ति कहते हैं। दो पक्षों के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है द्विपक्षीय शक्ति कहते हैं। और अनेकों पक्षों के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे बहुपक्षीय शक्ति कहते हैं। सातवां है केंद्रित, विकेंद्रित तथा व्याप्त शक्ति। फिर से बोल रहा हूँ, केंद्रित, विकेंद्रित तथा व्याप्त शक्ति। केंद्रित शक्ति का मतलब ये होता है जब शक्ति का एक ही केंद्र होता है तो उसे केंद्रित शक्ति कहते हैं। एक ही जगह शक्ति का वास होता है उसे केंद्रित शक्ति कहते हैं। विकेंद्रित शक्ति उसे कहते हैं जब वास्तविक रूप में शक्ति के अनेकों केंद्र होते हैं, उसे विकेंद्रित कहेंगे। तथा व्याप्त शक्ति उसे कहते हैं जब वास्तविक रूप में एक संस्था के अंतर्गत शक्ति ना तो एक जगह होती है और ना ही शक्ति के अनेक केंद्र होते हैं बल्कि वास्तविक रूप में संपूर्ण संस्था के अंतर्गत ही शक्ति व्याप्त रहती है। उसे हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में वहाँ शक्ति इधर उधर बिखरी हुई रहती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, व्याप्त शक्ति कहते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। आठवां है प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। ये वास्तविक रूप में भू क्षेत्र के आधार पर शक्ति के 3 प्रकार बतलाए गए हैं, प्रादेशिक शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। और इसके बाद में 9वां है निम्न, मध्यम एवं महाशक्ति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से बतलाया गया है। निम्न शक्ति, मध्यम शक्ति, महाशक्ति। महाशक्ति की बात आती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका आज महाशक्ति है। भारत की बात करते हैं मध्यम शक्ति में आ जाता है और पाकिस्तान की बात आए तो निम्न शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। हालांकि ये वर्गीकरण अपने आप में उचित वर्गीकरण नहीं है, लेकिन सामान्य से रूप में वास्तविक रूप में जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक रूप में सभी देशों की शक्तियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। निम्न शक्ति वाले देश, मध्यम शक्ति वाले देश एवं महाशक्ति। वर्तमान समय महाशक्ति कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन वास्तविक रूप में धीरे धीरे हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत धीरे धीरे जैसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ
बढ़ते जा रहे हैं। अर्थात वास्तविक रूप में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से पहले द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी या दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो शक्तियाँ थी। इसके बाद में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, एक शक्ति बच जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वास्तविक रूप में अन्य राष्ट्र राज्य भी शक्तिशाली होते जा रहे हैं। इसलिए ये संभावना की जा रही है कि विश्व की जो व्यवस्था बनती जा रही है वास्तविक रूप में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनती जा रही है। आशा करता हूँ शक्ति के ये सारे प्रकार आप ठीक से समझ गए होंगे। मैंने थोड़ा सा स्पीडली अवश्य बतलाया है, इसलिए क्योंकि इसके कितने ही प्रकार हैं। एग्जाम की दृष्टि से दो ही महत्वपूर्ण है, पहला व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि वाला और दूसरा क्या औचित्य मनुचित्य की दृष्टि से, जो कि मैक्स वेबर ने बतलाया। आपको विशेष ध्यान मैक्स वेबर का रखना है कि मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 प्रकार बतलाए, वैधानिक, परंपरागत और करिश्मावादी शक्ति। ये हो गया आपका शक्ति का अर्थ, परिभाषा, स्रोत, लक्षण और प्रकार। आशा करता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज शक्ति के बारे में हमने जो बातें आपको बतलाई हैं ये सभी ठीक से आपकी समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।